Hello, Competitive Outlook family. Today we are here with another topic on the Constitution of India, and it's the historical background of Indian Constitution. The historical background of Indian Constitution is divided into two parts. In the first part, we will study during development during company rule. ठीक, that will cover the period between 1773 to 1857, and in the second part we will study development under Crown's rule, and that will cover the period between 1858 to 1947. So without wasting any time, let us proceed. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम फ्रेमवर्क देखें तो इसका ओरिजिन और इसका ग्रोथ जो वो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में शुरू हुआ तब से शुरू होता है। तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो रूट्स, उसकी ओरिजिन और उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट से शुरू हुई। तो वो स्टार्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है और इंडिया एक्ट 1973 तक जो भी ग्रोथ होती है या जो भी डेवलपमेंट होती है वो तमाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी को बड़ी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो हम इन डेवलपमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग कंपनी रूल। ठीक, कंपनी रूल में क्या डेवलपमेंट हुई, ये रूल जो है ये 1773 से 1857 तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल्ड इंडियन अफेयर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, इस पीरियड के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन अफेयर्स को हैंडल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरविजन के अंडर चल रही थी। तो सबसे पहले इनका जो आया एक्ट वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, ये पहला एक्ट आया। तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू ओवरहॉल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो ये पहला वक्त था या पहला टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको ओवरहॉल किया जाए। इसमें कंपनी पे पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है वो मजबूत किया गया। ठीक, इट स्ट्रेंथन द पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर द कंपनी। इट्स इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जो इसके खास अहम प्रोविजन है वो ये है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसका नाम वारेन हेस्टिंग था। ठीक, तो गवर्नर का नाम चेंज किया, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 पर्सन्स की और उस काउंसिल का काम था गवर्नर जनरल को असिस्ट करना। तो ये इस एक्ट से सेंट्रलाइजेशन जो है शुरू होती है, बिगनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक, सेंट्रलाइजेशन शुरू होती है। इसमें क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज है उनको सब्ज्यूम किया बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर। तो इससे क्या हुआ, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इससे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो इब्तिदा या आगाज़ हो गया हिंदुस्तान में। तो इसी एक्ट में नया जुडिशल सिस्टम कायम किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी रिफॉर्म की गई थी। वो रिफॉर्म इस तरह थी, इसमें प्रोहिबिट किया एम्प्लॉइज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको किसी प्राइवेट या पर्सनल ट्रेड में एंगेज होना उनको मना किया गया और उनको ये भी मना किया कि वो लोकल से कोई भी गिफ्ट या कोई ब्राइब नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो टर्म है वो 4 साल की गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो कंसर्न्स थे वो इससे कोई इम्प्रूव वगैरह नहीं हुए। तो उनको एक अमेंड इस एक्ट को करना पड़ा जो एक्ट ऑफ 1773 था और उस अमेंडिंग एक्ट को कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, तो इसमें खास क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। और गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी वो उनको एम्पावर किया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स जो है और काउंसिल जो है उनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो उसके बाद पिट्स एक्ट बाद में इनैक्ट किया गया 1784 में और ये एक मोर रेडिकल रिफॉर्म इसमें लाएगी। तो इसमें क्या हुआ, पिट्स एक्ट ऑफ 1784
सेपरेटिंग कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग किया गया। इसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम को शुरू किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको एलो किया गया कि वो कंपनी के जो कमर्शियल और फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करें, लेकिन 6 मेंबर का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया और उनका काम था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाया गया पिट्स एक्ट में। तो उसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इनको एम्पावर किया गया कि वो सुपरवाइज करें ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया जो भी है उसकी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि ब्रिटिश पोजीशंस इंडिया में जो भी है उनको, उनकी मिलिट्री, उनकी रेवेन्यू और उनकी सिविल अफेयर्स को सुपरवाइज किया जाए। उसके बाद चेंजेस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजेस आ गई। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द कंपनी इन इंडिया वाज रिड्यूस टू 3 मेंबर्स, ठीक। पहले तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, लेकिन पिट्स एक्ट में इस काउंसिल को 1 मेंबर कम किया गया और इसमें अब 3 ही मेंबर रहे। तो इसके बाद सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स जो वो पास किए गए और हर एक एक्ट, 2 एक्ट के दरमियान जो पीरियड था वो 20 साल का था। 20 साल के बाद इन्होंने चार्टर एक्ट्स पास किए और वो चार्टर एक्ट 1853 तक चलते रहे। तो सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। गवर्नर जनरल को इस 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसमें और पावर्स दी गई। उसकी काउंसिल के जितने भी डिसीजंस थे उनको वो ओवरराइड कर सकता था कुछ सर्कमस्टांसेस में। तो इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी की है उनको भी सेपरेट किया गया चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद नया एक्ट जो वो 20 साल के बाद आना था तो वो आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट आया। तो उसमें क्या कहा गया, इसमें कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड की इंडिया में उसको ख़त्म किया गया, लेकिन कंपनी की मोनोपोली जो चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था वो कंटिन्यू किया गया और इंडिया के साथ जो चाय का ट्रेड चल रहा था, टी का ट्रेड चल रहा था, वो इंटैक्ट रखा गया। कंपनी का जो इंडिया में ट्रेड चल रहा था उसको कंटिन्यू किया गया। कंपनी का जो इंडिया में ट्रेड मोनोपोली चल रही थी उसको ख़त्म किया गया, लेकिन इसकी ट्रेड मोनोपोली जो चाइना के साथ थी वो कंटिन्यू रही और इंडिया के साथ जो चाय का ट्रेड चल रहा था, टी का ट्रेड चल रहा था, वो इंटैक्ट रखा गया। इसमें लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो उनका जो टैक्स कलेक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता था। उसके बाद फिर 20 साल के बाद एक और चार्टर एक्ट लाया गया जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 का चार्टर एक्ट है। तो उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल माना जाता था, इस नाम से जाना जाता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको बनाया गया। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो पहली बार गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट को नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर एक्ट में और उसके काउंसिल को इंडिया काउंसिल माना गया, इंडिया काउंसिल। तो इस एक्ट में जो सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच गई ब्रिटिश रूल के अंडर थी, पीक पे सेंट्रलाइजेशन पहुंच गई। कैसे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई पूरे ब्रिटिश इंडिया पर, ठीक, पूरा जितना भी ब्रिटिश इंडिया था उस पर गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उनको एक्सक्लूसिव पावर दी गई। इससे क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिप्राइव की गई, उनसे छीनी गई और सारा जो लेजिस्लेटिव जो भी पावर थी वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास चले गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में और रिफॉर्म्स लाए गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल बॉडी पहले हुआ करती थी उसका कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म की गई और अब इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। इसमें कोशिश की गई कि ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसको
चलने नहीं दिया, इसकी अपोजिशन की। तो उसके बाद जो लास्ट चार्टर एक्ट आया वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। तो ये फाइनल जो चार्टर एक्ट की जो सीरीज थी उसका फाइनल एक्ट था। इट मार्केट द रिकॉग्निशन ऑफ लेजिस्लेशन एज सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ये गवर्नमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है। तो इसमें और भी बहुत सारी प्रोविजंस थे। क्रिएशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया। तो इसमें गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। एक अलग गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया जिसमें 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अलग किया गया और उसमें अलग से 6 मेंबर ऐड किए गए। सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस। ठीक, सिविल सर्विसेज इंडियन के लिए ओपन किए गए। पहले तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कोशिश की गई कि सिविल सर्विसेज को ओपन किया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ओपोजिशन की वजह से वैसा नहीं हो पाया। लेकिन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 उसमें सिविल सर्विस को ओपन किया इंडियंस के लिए। सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियंस। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। ठीक, सिविल सर्वेंट्स जो भी इंडिया में रिक्रूट हो रहे थे उनका जो रिक्रूटमेंट सिस्टम वो ओपन किया गया इंडियंस के लिए भी। तो इसमें बिगनिंग ऑफ लोकल एसोसिएशन होगी। ठीक, लोकल एसोसिएशन बनना शुरू हो गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हुई। 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए लोकल गवर्नमेंट से, और वो थे कहाँ से? मुंबई से, मद्रास से, बंगाल से और आगरा से। ठीक, 4 members were appointed by the local governments of Madras, Bombay, बंगाल एंड आगरा। ठीक, लोकल जो गवर्नमेंट थे उनसे 4 मेंबर उठाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक, ये पहली बार था दैट दिस चार्टर एक्ट, ठीक, ताकि ये चार्टर एक्ट जो था अनलाइक अदर चार्टर एक्ट्स कि डिड नॉट फिक्स एनी टाइम फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक, इसमें कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को कब तक कंटिन्यू किया जाए वो इसमें नहीं बताया गया। ठीक, ये एक ऐसा चार्टर एक्ट था जिसमें पहली बार, बाकी चार्टर एक्ट्स में कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सटेंड कहा जाता था, ये कब तक चलेगी इसमें कोई वैसा बताया नहीं गया। तो इन द वेक ऑफ द रिवाल्ट ऑफ 1857, ठीक, तो जब 1857 का रिवाल्ट हो गया जिसको इस नाम से भी जाना जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, रिवाल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कंपनी का रूल जो है वो एंड हो जाता है। ठीक, 1857 का रिवॉल्ट जब होता है तो कंपनी का रूल जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इससे आगे अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न इंडिया। ठीक, यहाँ से ब्रिटिश क्राउन जो है सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू एन एंड। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ the historical background of India that will start from the period 1858 to 1947. I hope you like these, and if you find these sessions or these clips useful, do like.